हेलो स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस लॉ की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, अर्थात बीमा अनुबंधों के प्रकार। बीमा अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं? लास्ट क्लास में हमने बीमा अनुबंध के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो सारा पढ़ लिया था कि आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे, उसके जनरल एलिमेंट्स क्या होंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या होंगे। और आज की क्लास में अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में कि जो बीमा अनुबंध होते हैं किसके बीच में होगा, बीमा कंपनी और बीमित के बीच में। बीमा कंपनी को हम क्या कहते हैं, बीमाकर्ता। तो बीमाकर्ता और बीमित के बीच में जो बीमा अनुबंध होगा वो किस किस प्रकार का हो सकता है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो बीमा अनुबंध होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पर किया जाता है। फर्स्ट है आपका जीवन बीमा अनुबंध, हम इसे क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तो जो टाइप है आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जीवन बीमा अनुबंध। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध, जिसे कहा जाता है इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है बेटा। क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। तो इस तरह से बीमा अनुबंधों के दो मुख्य प्रकार हो गए, जीवन बीमा अनुबंध और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध। अब जैसे हम बात करें सबसे पहले जीवन बीमा अनुबंध के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। तो जीवन बीमा अनुबंध जो है, जैसे कि हमें लाइफ से पता चल रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो भी जीवन बीमा से संबंधित है, लेकिन इन एग्रीमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पर जीवन बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता जो है वो एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक निश्चित घटना के घटित हो जाने पर, मतलब यानी कि अब निश्चित घटना क्या होगी लाइफ इंश्योरेंस में, व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या फिर अवधि समाप्त हो जाने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देगा। क्या होगा यहाँ पर जीवन बीमा अनुबंध में जो बीमाकर्ता होगा, बीमाकर्ता कौन, बीमा कंपनी जो होगी। तो जो बीमाकर्ता है वो क्या करेगा कि एक निश्चित प्रतिफल के बदले में, अब यहाँ निश्चित प्रतिफल क्या हुआ, हम पढ़कर आए थे ना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिफल क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम के रूप में जो राशि चुकाई जाती है वो प्रतिफल हो गया। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमित को ये वचन देती है कि आपकी मृत्यु हो जाने पर या फिर ये जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है, इस समय के व्यतीत हो जाने पर, इस अवधि को समाप्त हो जाने पर आपको ये निश्चित धनराशि लौटा दी जाएगी, आपको ये पैसे दे दिए जाएंगे। तो वो धनराशि उनको दे दी जाती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जीवन बीमा अनुबंध। अब यहाँ पर जो है जीवन बीमा अनुबंध में दो चीजें हो गई। एक तो क्या हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धनराशि लौटा दी गई। दूसरा, अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो जो पॉलिसी की अवधि है वो समाप्त हो जाने पर उस व्यक्ति को, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको वो अमाउंट लौटा दिया जाता है। दो चीजें हो गई यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो बहुत इंपॉर्टेंस, जो इसका एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि इट इज प्रोटेक्शन कम इन्वेस्टमेंट। ये क्या है आपका, सुरक्षा के साथ साथ में विनियोग भी इसमें निहित है, विनियोग का तत्व भी इसमें निहित है। जीवन बीमा अनुबंधों में सुरक्षा के साथ साथ विनियोग का तत्व भी शामिल होता है। क्यों होता है, जैसा कि हमें पता है कि सुरक्षा तो रहती ही है, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है जीवन बीमा अनुबंध करवाने का, कि सब पारिवारिक सुरक्षा होती है, वृद्धावस्था की जो पहले से योजना बना के रखते हैं, या हमें पारिवारिक सुरक्षा, एक आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है इससे। तो ये तो उद्देश्य है ही है, तो ये तो प्रोटेक्शन में आ गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी होता है, क्योंकि इसमें जो धनराशि होती है वो बीमा कंपनी जो होती है उसको देनी ही होगी, ठीक है ना, भले ही व्यक्ति की मृत्यु हो या ना हो। जैसे ही अवधि समाप्त होती है वो राशि वापस बीमित को लौटा दी जाती है, इंश्योर्ड को पे कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्रोटेक्शन के साथ साथ व्यक्ति के लिए विनियोग का भी काम करता है, इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। फिर सेकेंडली हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों की। तो देखो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में जो सारे जो बाकी जीवन बीमा अनुबंध और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा अनुबंध और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, इन दोनों को छोड़कर बाकी अन्य जितने भी बीमा होते हैं ना वो इसमें शामिल किए जाते हैं। लाइक जैसे हम बात कर ले फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस की, अग्नि बीमा की बात करें, हम समुद्री बीमा की बात करें, हम व्यक्ति इसकी अन्य किसी भी प्रकार की हम बात करें, तो बाकी सारे के सारे जो प्रकार होंगे, है ना, तो वो किसमें शामिल हो जाएंगे, क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध में क्या होता है कि जो बीमाकर्ता कंपनी होगी
वो बीमाकर्ता कंपनी क्या करेगी कि बीमित से एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक निश्चित घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति करती है। अब वो घटना क्या होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, निश्चितता तो नहीं होती उसकी। अगर वो नहीं होती है तो प्रीमियम की राशि नहीं चुकाई जाती है। जबकि यहाँ पर क्या था, ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए था क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध में वो पैसा आपको वापस, धनराशि जो होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। जबकि यहाँ क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में अगर वो पर्टिकुलर घटना का जिसका आपने बीमा करवाया है वो घटित नहीं होती है तो आपको राशि प्राप्त नहीं होती है। जैसे आपने मान लीजिए पर्टिकुलर किसी आपने आपकी फैक्ट्री का कोई इंश्योरेंस करवाया, फायर इंश्योरेंस करवाया और आग नहीं लगती है, दुर्घटना नहीं होती है, तो वहां पर क्या होगा, आपको क्या वो राशि मिल जाएगी? आप 1 साल बाद जाके कह दोगे कि नहीं दुर्घटना नहीं घटी, लाओ मुझे मेरा प्रीमियम अमाउंट वापस लौटा दो। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वहां प्रोटेक्शन जरूर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, और जनरली ये कितने टाइम का होता है? जनरली 1 वर्ष से अधिक का नहीं होता। जो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध होते हैं वो सामान्यतः 1 वर्ष के ही होते हैं, उससे अधिक के नहीं होते। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक लंबी ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, लाइक 5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, 10 ईयर्स के लिए भी हो सकता है और सो मोर, ठीक है। इस तरह से फिर हम लोग जैसे उदाहरणों की बात कर रहे थे, इसमें हमने देखा था कि अग्नि बीमा है या सामुद्रिक बीमा है आपका, ठीक है ना, या अन्य प्रकार के जो बीमा होते हैं सारे के सारे वो क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध में शामिल है, केवल जीवन बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को छोड़कर। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करेंगे, इनके अर्थ को हमने समझा, अब हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरल एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो जीवन बीमा अनुबंधों और क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में अंतर क्या है? तो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं, बाकी ई कंटेंट में मैंने आपको इनको क्लियरली पूरा समझा दिया है। आप इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे, आपको एक बार पढ़ेंगे तो सारी लाइन इस कंसेप्ट को समझने के बाद अपने आप ही याद हो जाएगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा लिखना भी। तो इन कीवर्ड्स को देख लीजिए आप। जैसे फर्स्ट हम बात करें घटना का घटित होना, है ना, इंसिडेंट का ओकर होना। तो जब घटना घटित होना, देखो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर घटना का घटित होना आवश्यक है। अब घटना कौन सी होता है, इंसिडेंट कौन सा होता है लाइफ इंश्योरेंस में, कि या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर ऐसा नहीं होता तो अवधि समाप्त हो जाएगी। 2 कंडीशन होती है कि अवधि भी समाप्त होगी या फिर व्यक्ति की मृत्यु होगी, दोनों में से एक घटना घटित होना आवश्यक हो गया। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर घटना का घटित होना, इंसिडेंट का कंप्लीट होना जरूरी नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि वही, जैसे मैंने अब फैक्ट्री का इंश्योरेंस तो करवा लिया, बिल्डिंग का इंश्योरेंस तो करवा लिया, है ना, फायर इंश्योरेंस करवा लिया। अब मान लीजिए कि फायर से कोई नुकसान हुआ ही नहीं, आग लगी ही नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में घटना का घटित होना जरूरी नहीं। जैसे अब हम बात करें नेक्स्ट बीमा योग्य हित के बारे में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में मैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसको बता चुकी हूँ, फिर भी आप इस बार एक थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि बीमा योग्य हित क्या हुआ, बीमा योग्य हित से आप क्या समझते हैं, बीमित का बीमा कराए जाने वाली विषय वस्तु में जो हित होता है, जो इंटरेस्ट उसका इंक्लूड होता है, वो होता है बीमा योग्य हित। अब बीमा के संबंध में आप कोई सी भी पॉलिसी ले लीजिए, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर लो, चाहे आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर लो, दोनों में ही बीमा योग्य हित का होना जरूरी है। हम जो यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कब कब होना जरूरी है इनका, बीमा कराते समय होना जरूरी है या बीमा के लिए हानि का जो क्षतिपूर्ति का दावा करते समय होना जरूरी है, या दोनों ही समय होना जरूरी है। इस बात पर हम लोग इनमें अंतर करेंगे। भाई क्या समझे कि बीमा योग्य हित क्या हुआ, बीमित का बीमा योग्य की विषय वस्तु में जो हित हुआ वो है, ठीक है। अब इस इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना कब जरूरी है, इसके आधार पर हम इन दोनों में अंतर करते हैं। बाकी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो दोनों में ही पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, अब हम लेते हैं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बीमा योग्य हित कब होना चाहिए, बीमा कराते समय। ध्यान रखें इस बात का, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बीमा योग्य हित का बीमा कराते समय होना जरूरी है, जबकि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में यानी कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बीमा योग्य हित जो है वो अलग अलग समयों पर होना जरूरी है। भाई जैसे अलग अलग क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध होते हैं उनमें विभिन्न विभिन्न समयों पर अलग अलग टाइम पे होना जरूरी है, किसी में बीमा कराते समय, किसी में क्षतिपूर्ति का दावा करते समय, किसी में दोनों समय, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं उदाहरण की
की, तो अग्नि बीमा ले और सामुद्रिक बीमा ले। अग्नि बीमा में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो दोनों ही समय देखा जाता है। बीमा कराते समय भी बीमा अयोग्य हित होना चाहिए बीमित का, और बीमे का की जो क्षतिपूर्ति का दावा करेगा उस समय भी होना चाहिए। जबकि हम अगर सामुद्रिक बीमा की बात करें, मरीन इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मरीन इंश्योरेंस की कंडीशन में केवल और केवल हानि के समय होना जरूरी होता है। जब आप क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे हैं तब आपका बीमा योग्य हित उस विषय वस्तु में होना जरूरी है। तो इस तरह से सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लेकिन अंतर केवल कितना है कि ये कब होना जरूरी है इसका, आपका इंश्योरेंस करवाते समय या फिर आप क्लेम करते समय। क्लियर हो गई बात। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अवधि के बारे में, नहीं सॉरी, बीमा राशि के बारे में, इंश्योरेबल अमाउंट के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो इंश्योरेबल अमाउंट यानी कि जो बीमा की राशि होती है वो कितनी भी हो सकती है। एक बड़ी धनराशि का भी लाइफ जीवन बीमा करवा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इंश्योरेबल अमाउंट कितना भी हो सकता है। जबकि इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में जो इंश्योरेबल जो अमाउंट होता है, बीमा की जो राशि होती है, वो जो विषय वस्तु होती है बीमा की उसकी कीमत से अधिक नहीं हो सकती। जितनी उस विषय वस्तु की जिसका आपने बीमा करवाया है उस संपत्ति की या जो भी वस्तु है उसकी कीमत होती है, कोई दायित्व हो उसकी कीमत होती है, उसकी कीमत से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर अवधि की यानी कि ड्यूरेशन की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लंबा होता है। लाइक मैंने पहले भी जैसे अभी आपको ऊपर भी समझाया था, जैसे 5 साल 10 साल के लिए आप जीवन बीमा करा दो, आजीवन पॉलिसीज भी चलती है वो करवा दो। लेकिन इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो जनरली 1 साल से ज्यादा के नहीं होते, ठीक है। फिर बात करें हम जोखिम के पूर्वानुमान की यानी कि रिस्क फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनमें आप जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इजीली लगा सकते हैं कि भाई जोखिम होगी, या तो अवधि समाप्त हो जाएगी या फिर मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों की बात करें तो उनकी स्थिति में जोखिम का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि वस्तु अलग अलग होती है। जैसे मान लो आपने जिस वस्तु का आपने इंश्योरेंस करवाया, बीमा करवाया है, उस वस्तु की प्रकृति कैसी है, नेचर उसका कैसा है, कितना रिस्क है उसमें, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इसलिए इजीली पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता जोखिम का, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रीमियम के भुगतान की, पेमेंट ऑफ प्रीमियम की। तो जीवन बीमा में राशि जो है किश्तों में दी जाती है ना, इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है प्रीमियम को। जबकि हम बात करें अगर क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों की, तो जनरली एक मुश्त पेमेंट इसमें कर दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होता। फिर बात करें हम बीमा की विषय वस्तु के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बीमा का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, बीमा का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होगा, लाइफ, व्यक्ति का जीवन, ठीक है। जबकि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में किसी को कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, जैसे किसी की कोई प्रॉपर्टी हुई, कोई सब्जेक्ट, कोई वस्तु हुआ, दायित्व हुआ या अन्य कोई चीज, ठीक है ना, कोई मशीनरी हुई, कोई भी चीज जिसका आप बीमा करवाना चाहते हो, बिल्डिंग हुई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कार्गो हुआ, जैसे समुद्री बीमा की स्थिति में कार्गो और शिप गुड्स, माल का बीमा करवा दिया आपने। तो इस तरह से क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में बीमा की विषय वस्तु कोई भी हो सकती है, जबकि जीवन बीमा अनुबंध में जीवन बीमा की विषय वस्तु होता है। फिर हम बात करते हैं विनियोग की, इन्वेस्टमेंट की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रोटेक्शन कम इन्वेस्टमेंट, सुरक्षा के साथ साथ विनियोग का तत्व भी इसमें निहित है, ठीक है, क्योंकि इसमें धनराशि क्या होती है, वापस लौटा दी जाती है, पुनः मिलती है। जबकि हम बात करें अगर इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो इसका तत्व निहित नहीं होता, क्योंकि अगर क्षति नहीं हुई है तो फिर आपको प्रीमियम की राशि लौटाई नहीं जाती है। क्लियर हो गई बात, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं हम सरेंडर वैल्यू अमाउंट की, यानी कि समर्पण मूल्य के बारे में। तो समर्पण मूल्य के बारे में पढ़ने से पहले ये जान ले कि समर्पण मूल्य होता क्या है। आपने आज पॉलिसी करवाई है 5 साल के लिए, लेकिन अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है आपको 5 साल पहले ही उसका अमाउंट मिल जाए, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे हम क्या, समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू। तो जीवन बीमा अनुबंधों में समर्पण मूल्य दे दिया जाता है। जैसे आपने 5 साल का लाइफ इंश्योरेंस करवाया है, आप चाहते हैं कि 2 साल हो गुजर चुके हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अब इसका पैसा मिल जाए, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीमा पत्र जो है वो कंपनी को देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बदले में वो आपको आपका मूल्य जितना भी होता है वो दे देगी। तो उसे कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में सरेंडर वैल्यू हो जाती है, समर्पण मूल्य प्राप्त किया जा सकता है बीमा पत्र से। जबकि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, वहां नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम प्रीमियम राशि पुनः लौटाने के संबंध में। दोबारा जो प्रीमियम अमाउंट है आपको उसको कैसे लौटाया जा सकता है, दोबारा कैसे दिया जा सकता है। तो
अब अभी तक हम जैसे पढ़कर आए उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें तो प्रीमियम राशि पुनः मिलेगी, चाहे अवधि समाप्त हो जाए चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, दोनों ही कंडीशंस जो है, दोनों ही कंडीशन में प्रीमियम अमाउंट मिलेगा। जबकि क्या यहाँ मिलेगा इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में? नो, नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, यहाँ पर प्रीमियम की राशि पुनः लौटाई नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता। कब दी जाएगा, कब दी जाएगी? वास्तविक क्षतिपूर्ति के आधार पर। जब क्षति हो जाएगी तो उस क्षति का आकलन किया जाएगा और वास्तविक क्षतिपूर्ति की जाएगी। साथ के साथ ये बात भी ध्यान रखने की है कि इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की जो अमाउंट पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो कभी भी विषय वस्तु के मूल्य से अधिक नहीं होगा। कंपनी क्या करेगी, पहले तो आकलन करेगी कि साहब जितनी विषय वस्तु थी उतना आपने उतने के अमाउंट का आप इंश्योरेंस करवा सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं। फिर आपकी क्षति का आकलन किया जाएगा, आपको एक्चुअल लॉस कितना हुआ उसका आकलन किया जाएगा, और जितना एक्चुअल लॉस होता है कंपनी उतना ही पेमेंट करेगी। और अगर लॉस नहीं होता है तो आपको प्रीमियम लौटाया नहीं जाएगा। इसीलिए तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रत्यास्थापन के सिद्धांत की, मींस प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन की। ये भी मैंने प्रिंसिपल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। जीवन बीमा अनुबंधों के संबंध में प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, जबकि क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में ये कंप्लीटली अप्लाई होता है, पूरी तरह से लागू होता है। क्या बोलते हैं इसको? सबरोगेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ठीक है, प्रत्यास्थापन का सिद्धांत क्या था? ये था कि भाई अगर बीमा कंपनी ने बीमित को उसकी बीमा की राशि लौटा दी है तो अब बीमा कंपनी क्या करेगी, बीमित का स्थान ग्रहण कर लेगी। लिखा है ना इसमें प्रत्यास्थापन करना, बीमित को प्रत्यास्थापित कर देगी, उसका स्थान ग्रहण कर लेगी और थर्ड पार्टी के विरुद्ध अब वो बीमित के नाम से क्लेम कर सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल के चैप्टर में। तो यहाँ सबरोगेशन का जो प्रिंसिपल है वो किस पर लागू हो रहा है? क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में लागू होता है, जबकि जीवन बीमा अनुबंधों में लागू नहीं होता। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान के सिद्धांत के बारे में। तो अंशदान का जो सिद्धांत है वो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू नहीं होता है, ये लागू होता है आपका इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। और अंशदान का सिद्धांत हम पढ़कर आ चुके थे। अंशदान के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं कि अंशदान का सिद्धांत क्या बताता है हमें कि जहां पर आपने आपकी बीमित व्यक्ति ने अपनी पॉलिसीज एक से ज्यादा बीमा कंपनियों से करवा रखी है और उनमें से वो किसी एक से भरपाई, भाई चाहे तो तीनों से ले ले, जैसे तीन से करवा रखी है, चाहे तो वो तीनों कंपनियों से ले ले रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वो किसी एक से पूरी राशि ले लेता है ना, तो बाकी की जो दो कंपनियों से नहीं लेता, तो वो फर्स्ट कंपनी जिससे उसने राशि ली है वो क्या कर सकती है, बाकी अन्य दो से वो राशि प्राप्त कर सकती है, तो वो रेशियो के हिसाब से उनमें डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये अंशदान का सिद्धांत हमने पढ़ा था, सभी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अंशदान का सिद्धांत लागू कौन से अनुबंधों में होता है? क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में लागू होता है, जीवन बीमा अनुबंध में अप्लाई ये नहीं होता। फिर हम बात करेंगे एक से अधिक बीमा पत्रों के बारे में। तो जीवन बीमा में के संबंध में तो एक से अधिक बीमा पत्र करवाए जा सकते हैं, मतलब डबल इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों का दोहरा बीमा करवाने का कोई मतलब नहीं निकलता, एक से अधिक बीमा आप नहीं करवा सकते क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों की स्थिति में। फिर हम बात करेंगे अगर उद्देश्य की, तो लाइफ इंश्योरेंस करवाने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा, आपको जो आपकी फैमिली की इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मिल जाती है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है व्यक्ति का, ठीक है ना, या जो वृद्धावस्था उसके लिए भी सुरक्षा मिल जाती है। एक तरीके से व्यक्ति इकोनॉमिकली सिक्योर होने के लिए भी करवाता है, ठीक है ना, इन्वेस्ट करता है एक्चुअल में। और दूसरी बात हम बात करते हैं अगर लाइफ इनकी इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो इनका पर्पस होता है कि किसी संपत्ति की या किसी दायित्व की से सुरक्षा प्राप्त करना, किसी वस्तु की सुरक्षा, प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस होता है इनमें, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि किसी होने वाली हानि, जो हानि होने वाली है अगर हो जाएगी तो उससे कैसे हम सुरक्षा प्राप्त करेंगे, तो उसको सुरक्षा प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, किसी संपत्ति को बचाना, किसी वस्तु को बचाना, ठीक है ना, या किसी दायित्व में होने वाली हानि से सुरक्षा प्राप्त करना। तो यहाँ हानि से सुरक्षा उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों का। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, दो तरीके के हो गए हमारे, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और इन दोनों में हमने आपस में अंतर देखा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं हम, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।